स्प्रिंग के क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं क्योंकि स्प्रिंग हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। अथर्वा सिंगेज वगैरह अभी मत कर, वैसे भी आपके पास डीसी पांडे मॉड्यूल्स है, एचसी वर्मा है, और सिंगेज लेगा तो कहाँ से करेगा, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए लोग आइदर डीसी पांडे करते हैं तो सिंगेज करते हैं, तो हम लोग डीसी पांडे के लिए जाएंगे, ठीक है। सिंगेज भी अच्छी बुक है वैसे, बट टाइम नहीं मिलेगा तुमको करने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ठीक है दर्शक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो एनएलएम का सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, वेज कंस्ट्रेंट एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों सपोज एक साथ होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैंने बोला वेज कंस्ट्रेंट, वेज प्लस स्ट्रिंग दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, ठीक है। तो कुछ मैं पहले तो क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एडवांस का ये दोनों वर्जन भी होगा, पहले तो सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। यस, वेज कंस्ट्रेंट की वेक्टर मेथड भी बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखो, पहले हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की कुछ एग्जांपल लिखते हैं जो अच्छे एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले, जैसे मैंने ये एक वेज है, इसके ऊपर ये एक मास एम रखा है, ये एक मास एम है, ऐसे है, ठीक है। अब गाइस क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये सपोज मैंने बोला मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3 है। अब सिंपल, ये m3 मास ऐसे ही होता तो m2 कहाँ पे जाता, नीचे जाता, m1 कहाँ पे जाता, इधर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो m3 मास है, इसका एक्सेलरेशन a3 ऐसा है, इसका एक्सेलरेशन a2 ऐसा है, और इसका एक्सेलरेशन a1 ऐसा है, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ कंस्टेंट इक्वेशन बोलता हूँ। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में a1 a2 a3 के अंदर का रिलेशन चाहिए, ध्यान में रखना a1 a2 एंड a3 तीन एक्सेलरेशन देयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे m2 आगे भी जा रहा है, मतलब m2 का एक्सेलरेशन a3 ऐसा भी है, ठीक है। तो m2 के दो एक्सेलरेशन है, अरे भाई a3 भी है ना ऐसे, ये इसको ऐसा आगे लेके जा रहा है, राइट। हाँ, तो मुझे होता फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3। चलो ठीक है, अब मुझे होता पहले इस क्वेश्चन को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से करो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखना है, देखो यहाँ पे वेज एंड स्ट्रिंग दोनों है, बट यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। नहीं, अब यहाँ पे m1 का a3 नहीं हो पाया, m1 का a1 a2 नहीं, m1 का a1 है ना, लिख रहा है ना m1 इसके ऊपर है लेकिन वो घूम रहा है, और m3 आगे जा रहा है। a1 a2 a3 दैट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलग क्वेश्चन है। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3 गाइस, बताओ मुझे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, ठीक है, ये सब एडवांस कैटेगरी के क्वेश्चन है, जेई एडवांस कैटेगरी के। क्यों ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में होंगे, अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, तुमको मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बताया था, कैसे होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे होगा। ये एक देखो स्ट्रिंग एक ही है, दो पार्ट, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक पार्ट एक पार्ट। अब से हम लोग क्या करेंगे, इस नोड मेथड यूज करेंगे, नोड मेथड। सो विल यूज नोड मेथड, ठीक है। ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट। अब मुझे होता है ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट, ये कितने जा रहा है a1 से, ये m2, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कितने से, नीचे जा रहा है a2 से, देखो नीचे जा रहा है a2 से, और ये इसके साथ आगे भी जा रहा है, ये आगे जा रहा है a3 से, ये परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ स्ट्रिंग को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ मैटर करता है क्या कंस्ट्रेंट में। स्ट्रिंग के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो मैटर नहीं करता, तो a3 वैसे भी कुछ काम का नहीं है, लिख के रखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, मूवेबल है, यहाँ पे जो पुली है वो फिक्स्ड है, मूवेबल है, देख क्यों ये एडवांस क्वेश्चन बना। यस, क्योंकि यहाँ पे जो पुली है, देखो पुली इज अटैच टू, देखो पुली जो है अटैच टू दिस, एंड दिस पुली इज मूविंग गाइस, ये जो पुली है इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a3। देखो पूरे जो पुली का जो एक्सेलरेशन है a3 का है। अब मैंने आपको क्या बोला था पुली को देखने का, तो ये जो दोनों एंड्स है, ये वाला एंड और ये वाला एंड पुली का, दोनों a3 से यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये वाला भी a3 से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला एंड भी a3 से ऐसे जा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो बताओ, सबको समझ में आया, राइट कृष्णा, ठीक है। अब जिसका कुछ काम नहीं है निकाल दो भाई, जिसका काम नहीं है निकाल दो, जैसे ये a3,
निकल गया, ये A3 निकल गया, और बाकी सबको प्लस एंड माइनस साइन डाल दो। ठीक है, ये अंदर जाएगा माइनस साइन, बाहर निकलेगा प्लस साइन, बाहर निकलेगा प्लस साइन, काम खत्म। वन स्ट्रिंग वन इक्वेशन, क्या आएगा आंसर? -A1 प्लस A3 प्लस A2 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन। दिस इज अ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आया? लिखो इसको गाइस। M2 एंड M3 कांटेक्ट में ही है अद्वैत, M2 एंड M3 कांटेक्ट में है, तो ही तो आगे M2 जा पाएगा। M2 आगे कैसे जा पाएगा? उसके वजह से जाएगा। हो गया लिख के गाइस, आगे बढ़ू मैं। अरे अच्छे अच्छे आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, टेंशन मत लो। अभी ये धीरे 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 देखते जाओ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो लिखो भाई, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सब इक्वेशन लिखो जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व मतलब पूरा का पूरा नहीं करेंगे, बट ठीक है। जिसके इसका मास m है, ज्यादा ही बड़ा निकलते, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, रुको। M1 M2 M3, और ये सपोज मैंने एंगल, ये जो मैंने एंगल है गाइस, ये लिया मैंने 60 डिग्री का एंगल थीटा। ठीक है, अब बोला है कि रिलेशन बिटवीन, अब मुझे तो यहाँ पे क्या क्या होगा, पहले तो मुझे तो यहाँ पे क्या क्या होगा। एंगल 60 डिग्री दिया है मैंने, देखो ये सपोज नीचे गया A1 एक्सेलरेशन, ठीक है, ये नीचे गया। अब पहले क्या होता था, पहले अपने क्वेश्चन में ये जो था, ये गाइस सुनो, ये जो मास होता था M2, वो फिक्स होता था, फिक्स। देखो फिक्स हो गया तो वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नीट का क्वेश्चन हो गया। सपोज ये M2 मास फिक्स हो गया तो वो नीट का क्वेश्चन हो गया, राइट? इफ M2 मूव करने चालू कर दे, वो जेई एडवांस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस पुली इज फिक्स्ड, ये पुली फिक्स्ड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाई A2, ये एक्सेलरेशन इसका A2 है, पूरा का पूरा वेज घूम रहा है A2 एक्सेलरेशन से। और ऐसा पकड़ लेते, ये सपोज ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है A3 से, और इसके अंदर घुस रहा है A4 से। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने अननोन है। चलो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व टाइप का करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कितने अननोन है? इसके अंदर टेंशन T है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है? T, और इन दोनों के अंदर का नॉर्मल फोर्स है N। तो कितने अननोन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? अननोन बताओ कितने हैं? राइट, टेंशन नॉर्मल A1 A2 A3 A4, 6 अननोन्स है। तो मुझे इक्वेशन कितने चाहिए? आई विल नीड 6 इक्वेशंस। चलो एक काम करो गाइस, मुझे ना 6 इक्वेशंस में से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट, इन दोनों की इक्वेशन दो। इस क्वेश्चन में मुझे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट दोनों की इक्वेशन दो। चलो पहले मुझे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन दो। इस क्वेश्चन में पहले मुझे बताओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कौन सा इक्वेशन आएगा, और फिर वेज का। ठीक है, पहले स्ट्रिंग का बताओ कौन सा आएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, चलो 3 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन बताओ मुझे कौन सा आएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट गाइस, नील वापस कर, जिन लोगों ने किए वापस करो, कुछ गलती की है तुमने। चलो, सो गाइस गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे सब गलती करो भाई। तुम A1 इक्वल टू A3 B3 ऐसे फटाफट मत बोलो यार, बहुत इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी है जहां पे मैंने A1 इक्वल टू A3 लिखोगे, A1 इक्वल टू A2 प्लस A3, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अच्छे से देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो ऐसी है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट के लिए सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे टोटल 6 इक्वेशन चाहिए जिसमें मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग कंस्टेंट, वेज कंस्टेंट, तो पहले मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट का यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग कंस्टेंट का इक्वेशन, ठीक है। एक काम करता हूँ guys, इधर ही लिखता हूँ, खाली उधर उधर क्यों जाऊँ। यहाँ पे देखो, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसके पार्ट्स है, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। तो पहले मैंने ये एक पार्ट ड्रॉ किया इस स्ट्रिंग का, फिर ये दूसरा पार्ट ड्रॉ किया इधर, और ये तीसरा पार्ट ड्रॉ किया। मुझे होता है ये समझ में आया तुमको, 1 2 और 3, इसमें सबसे इजी कौन सा है? ये पुली फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ना। तो ये फिक्स्ड हो गया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों फिक्स्ड हो गए, देखो ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड। ये वाला पॉइंट जा रहा है A1 से नीचे, तो मुझे होता पहले इतना समझ में आएगा सबको, A1 से नीचे। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला M3 का, ये वाला नोड, ये वाला नोड A3 से अंदर जा रहा है और A4 से अंदर भी घुस रहा है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा था राइट, क्योंकि वेज मूविंग है, इसके ऊपर ये है, तो ये इधर जा रहा है, ये इसके अंदर घुस रहा है, राइट। हाँ, लेकिन ये वाला पुली मुझे बताओ, ये पुली फिक्स्ड है क्या? ये ध्यान में रखना, ये जो पुली है इट इज अटैच टू दिस वेज विच इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन A2। तो ये एक्सेलरेशन A2 से मूव कर रहा है, राइट। अब A2 से मूव कर रहा है, तो ये वाला एंड A2 से अंदर जा रहा है, और ये वाला एंड भी A2 से इधर ही जा रहा है, ऐसे A2 से इधर जा रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुली ऐसे मूव कर रही है। देखो जहां पे पुली मूव करती है वहां पे लिखना है, ठीक है। यस, अब यहाँ पे A2 है, तो अब यहाँ पे ये देखोगे, ये एंगल कितना है? ये एंगल 60 है, राइट। तो A2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे? A2 का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होगा? A2 cos 60 गाइस, ये वाला कंपोनेंट A2 cos 60, राइट। अब लिखो ना, अब लिखो भाई। अब यहाँ पे कौन सा साइन? यहाँ पे -A3 अंदर घुस रहा है, बाहर प्लस, माइनस, प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे A1 -A2, यहाँ पे प्लस A2 cos 60। अब A2 cos 60 मतलब A2/2, इसलिए मैंने 60 डिग्री दिया, -A3
इक्वल टू क्या करेंगे 0। समझ में आ रहा है? ये मेरा इक्वेशन है, दिस इज माय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। सबको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझ में है कैसे लिखा मैंने? a1 माइनस a2 प्लस a2 cos 60 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। a4 का कुछ काम ही नहीं है, a4 तो हट गया है ना यार, a4 तो परपेंडिकुलर है, a4 हट गया, कुछ काम नहीं उसका। समझे? ये समझ में आया? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया भाई, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि एडवांस का क्लास है, इसमें कोई रिपीट नहीं करूंगा मैं, अपने पास टाइम नहीं होता उतना इस क्लास में। ये क्लास फास्ट जाता है, ठीक है, रेगुलर क्लास स्लो जाता है। ये आपका काम है, इस वीडियो को 5 बार देखो, नहीं समझ में आए, क्योंकि एडवांस लेक्चर्स एडवांस प्लस है, नॉट इवन एडवांस। एडवांस तो मैं कुछ कुछ चीजें नॉर्मल लेक्चर में पढ़ा देता हूँ, ये थोड़े से अच्छे लेवल के कंसेप्ट है, ठीक है। ये समझ में आया तुमको? तो इसको लिखोगे आप, इसको लिखोगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस a2 बाई 2 माइनस a3 इक्वल टू 0। तो फिर ये माइनस a2 बाई 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस a2 बाई 2, तो a1 माइनस a2 बाई 2 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो ये मेरा आंसर है। सबको समझ में आया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझ में आया? ठीक है। अब गाइस कोई बोलेगा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आता होगा एडवांस, तो गाइस मतलब ज्यादा एकदम वो मत करो। एडवांस का देखो, जेई मेन आप लोग क्या करोगे, एडवांस के लेक्चर में बैठोगे, समझने की कोशिश करोगे, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स है, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे लेक्चर्स किसी ने मिस किए तो भाई कुछ नहीं कर सकते, वो तुमको करना पड़ेगा कवर अप। वेज कंस्ट्रेंट, अब यहाँ पे देखो वेज कंस्ट्रेंट, हाँ वेज कंस्ट्रेंट का वेक्टर मेथड बता देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं बोल रहा था वेज कंस्ट्रेंट का वेक्टर मेथड कैसा है। दो मेथड थे आपको पता है, एक था ज्योमेट्री मेथड, दूसरा था वेक्टर मेथड, राइट। तो वेज कंस्ट्रेंट का वेक्टर मेथड में आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे वेज है, यही है, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। ये वेज है जिसका ये मास है m2, और इसके ऊपर ये मास रखा है m3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन a2 ऐसे है, ठीक है, ये a2 एक्सेलरेशन है, और इसका एक्सेलरेशन एक है a4, सुनो यहाँ पे, एक है a4 और दूसरा है यहाँ पे a3। अब नो व्हाट इज वेक्टर मेथड, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो। ये सपोज एंगल है थीटा, मैं थीटा एंगल लेता हूँ, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर मेथड क्या है। सो व्हाट इज वेक्टर मेथड, ये एक सेकंड मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वेक्टर मेथड, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर मेथड, मुझे बताओ, व्हाई इज द वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट क्यों है, व्हाई वी कॉल दिस एज अ वेज लिमिटेशन या वेज कंस्ट्रेंट, बिकॉज अवर वेज, ये जो ब्लॉक है ना वेज, दिस वेज इज रिजिड, ठीक है, नहीं नहीं वेज इज रिजिड, मुझे होता है स्पंज टाइप होता, ठीक है, तो क्या होता, ये M3 मास उसके अंदर भी घुस सकता था ऐसे, अरे स्पंज टाइप होता तो इसके अंदर भी घुसता ना ऐसे, मतलब इसके अंदर सपोज इतना रिजिड नहीं होता, इफ इट इज नॉट रिजिड तो क्या होता, अंदर घुसता। लेकिन मुझे बताओ अभी अंदर घुस सकता है क्या, क्या ये देखो, ये बेसिकली ऐसा है, राइट, ये मेरा सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस रिजिड सरफेस, रिजिड। तो क्या करने का वेक्टर मेथड, मतलब देखो क्या करने का, ये रिजिड सरफेस को ऐसा क्या ऐसा ड्रॉ करने का, सो दिस इज माय रिजिड सरफेस। अब ये रिजिड सरफेस का जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, तुमको पता है, ठीक है। अब दो बॉडीज है इसमें, एक बॉडी है ऊपर वाली, एक बॉडी है ब्लॉक वाली, दूसरी बॉडी है अपनी नीचे वेज। दोनों का एक्सेलरेशन लिखना है, जैसे ऊपर वाले बॉडी का एक्सेलरेशन है a4 और a3, ठीक है, पॉइंट लिखने का ऐसे पॉइंट। और नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन है इट इज a2, नीचे वाले बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो है कुछ a2 ऐसे, ठीक है। तो a2 मतलब यहां से ड्रॉ करता हूं मैं, मतलब आपको समझने के लिए, जैसे a2 दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूं a2, और यहाँ पे एंगल है थीटा। अब सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, तुम लोग को पता है कि ये ऊपर वाला मास इस बॉडी के अंदर घुस नहीं सकता, लेकिन वो हमेशा उसको चिपक के रहेगा कि नहीं, हमेशा ये मास, हमेशा ये स्मॉल मास इस बॉडी को चिपक के रहेगा, चिपक के रहेगा मतलब कांटेक्ट में रहेगा। इसका मतलब
ना ना वो हवे में उड़ सकता है, ना ये मास हवे में उड़ेगा, मतलब ना ऐसा नहीं होगा कि ये आगे जा रहा है ऐसे तो हवे में उड़ रहा है अपना, हवे में तो उड़ेगा नहीं। ना ये मास इसके अंदर घुसेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब दो बॉडीज एक दूसरे को चिपक के आगे जा रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे। इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो है ना, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करने का, और ये डायरेक्शन में देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में अंदर घुस नहीं सकता, चिपक के रहेगा, तो इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो इसी एक्सिस में देखो ना, जो भी एक्सिस है ये परपेंडिकुलर, ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन A4 इसी डायरेक्शन में, A3 का कुछ काम ही नहीं है। देखो A3 तो परपेंडिकुलर है, A4, A2 का कौन सा कंपोनेंट होगा भाई? A2 का कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा यहाँ पे? A2 का A2, ये A2 cos थीटा है, ये A2 sin थीटा है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेलरेशन सेम रहेगा तो ही वो चिपक के रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, A4 इज इक्वल टू A2 sin थीटा। सबको सब समझ में आया क्या? तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर मेथड, मतलब हम लोग ने यहाँ पे वेक्टर्स को ड्रॉ किया, ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं की। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, ये ऐसा वाला कुछ ड्रॉ करना पड़ता ना, याद करो। ये आगे गया, फिर हम लोग बोलेंगे गाइस ये गया x2 से आगे, तब ये आया x4 से आगे इधर, फिर ये था एंगल थीटा। याद तो है ही ना तुमको? बस इससे करोगे, ये भी हो सकता है। ये ज्योमेट्री मेथड थी, ये वेक्टर मेथड थी। नहीं, दोनों मेथड सेम ही है भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेथड सेम ही है, ठीक है गाइस। इसमें कोई फास्ट और स्लो मेथड नहीं है, मतलब मैं दोनों मेथड को सेम ही मानता हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलो, ये समझ में आया तुमको? हम्म। तो एक तो ये हो गया, एक तो कंस्ट्रेंट क्या बन गया, A2 sin 60 इज इक्वल टू A4। तो मतलब एक क्या हो गया, A2 इंटू √3/2 इक्वल टू A4, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो एक क्या बन गया गाइस, ये बन गया भाई, ये जो है ये बन गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया वेज कंस्ट्रेंट, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए कि नहीं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट वाले। अब मुझे तो बाकी बचे हुए 4 इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। मतलब दो इक्वेशन तो ये हो गए, ठीक है। हाँ, और 4 इक्वेशन कौन से होंगे? पहले मुझे तो इस बॉडी का एक इक्वेशन हो गया, इस बॉडी का इक्वेशन एक हो गया। कौन सा हो गया? देखो यहाँ पे M1G, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बॉडी का इक्वेशन क्या होगा। अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। M1G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M1A1। दिक्कत कोई? इक्वेशन नंबर 3 डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अभी एडवांस वाले लोग हैं भाई, डायरेक्ट लिखो। M3 का इक्वेशन क्या होगा? M3 का, इस M3 का इक्वेशन क्या होगा? M3 का इस डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगा? A3 है ना, तो क्या करेंगे, लिखो इधर चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होगा, टेंशन T माइनस M3G साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन 60 इज इक्वल टू क्या, M3A3। आपको समझ में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 4। इस M3 का अलोंग ये एक्सिस कौन सा इक्वेशन होगा? देखो ये नीचे जा रहा है, तो M3G cos थीटा, देखो यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिखो M3G cos थीटा, मतलब cos 60 माइनस N इज इक्वल टू M3A4। समझ में आ रहा है तुमको? इक्वेशन नंबर 5। देखो 5 इक्वेशन तो एकदम इजीली बन गए, सारे इक्वेशन मैंने लिख दिया, 5 इक्वेशन लिख दी। देखो इक्वेशन वैसे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 6 इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा तो भी ऐसे पैसेज बेस आएगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नहीं तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। हाँ, बट वन ऑफ द ऐसे अंदर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वेज कंस्ट्रेंट कौन सा इक्वेशन इज राइट, वो बताओ। जो वेज कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के ऊपर बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं पूछेंगे, बहुत बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। 6th इक्वेशन कौन सा होगा? मैंने 6 इक्वेशन के लिए रुका के रखा है, 6 इक्वेशन कौन सा होगा? ये बड़ा देखो, बड़ा वेज, बड़े वेज का भी तो इक्वेशन होगा। अब बड़े वेज का इक्वेशन देखो क्या है, ये थोड़ा सा ना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, आपके लिए काम में आएगा, बाद में लिख देना।
स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इसका, निकालो गाइस। इसका भी निकाल के रखो। आगे बढ़े। अब इसका अपने को इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन देखो कैसे होगा। सब लोग यहाँ पे देखो, ये था बेसिकली M2, एक स्ट्रिंग ऐसे गया था, राइट, एक स्ट्रिंग ऐसे गया था, तो मैं स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और तुम लोग को पता है कि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स था, इसके वजह से जो नॉर्मल फोर्स था वो ऐसे था। तो अब मुझे बता कौन सा फोर्स, एक M3 फोर्स जो था, जो इसके ऊपर नॉर्मल डाल रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर लेते, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मतलब यहाँ पे दिया है, लेट्स से एंगल थीटा है, मतलब मैं थीटा ही लिखता हूँ अभी, थीटा इज इक्वल टू 60 था यहाँ पे। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स के मतलब आप एक्चुअली देखोगे तो इस क्वेश्चन में ऐसे दो ये थे, राइट। यहाँ पे देखो, एक मैंने एक्सिस ए बनाई थी, ये एक्सिस ए बनाई थी, तो आपको याद होगा ये एंगल जो है ये mg, तो ये एंगल पता है थीटा होता था, राइट। थोड़ा सा मतलब ये mg था और एंगल थीटा होता था, राइट, तो थीटा है। तो मुझे होता है n के कितने कंपोनेंट आएंगे, जो यहाँ पे n के कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा n साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और दूसरा आएगा n cos थीटा। लेकिन n cos थीटा को हम लोग ने पूछा नहीं है, तो लेकिन मैं लिख के रखता हूँ। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन था, बॉडी का एक्सेलरेशन इज a2 अलोंग दिस डायरेक्शन, a2 अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। बस अब मुझे होता क्या इसका इक्वेशन n साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a2 आएगा या कुछ और आएगा, क्योंकि पिछले वाले में तो n साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a2 आया था, ठीक है। गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, नहीं mg तो इस डायरेक्शन में, भाई mg क्यों बोल रहे हो, अरे mg तो इस डायरेक्शन में, m2g वगैरह उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है अपने को, अलोंग y तो पूछा भी नहीं है अपने को, ये वाला इक्वेशन पूछा है। क्या सिर्फ इक्वेशन n साइन थीटा इक्वल टू m2 a2 आएगा? मैक्सिमम लोग इसको ऐसा सीधा लिख देंगे n साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a2, क्योंकि एक ही फोर्स है। गाइस आप भूल गए कि यहाँ पे ये एक पुली है और पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है, तो ध्यान में रखना स्ट्रिंग जो इट ऑलवेज पुल्स, तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से, ये टेंशन है ये भी टेंशन है, ऐसे पुल करेगी, और मैक्सिमम लोग ये इक्वेशन भूल जाते हैं, ठीक है। और ये एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेंशन में दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा टेंशन, ये तो लग ही रहा है, और ये टी का कॉस थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप देखो कि जो बचने वाला कंपोनेंट, और नीचे आएगा टी साइन थीटा, इसका कुछ काम नहीं है अपने को अभी के लिए, क्योंकि अपने को अलोंग वाई एक्सिस वाला इक्वेशन पूछा नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आएगा, टी इधर, टी कॉस थीटा पीछे, तो इसका आएगा इक्वेशन आएगा टी और एन साइन थीटा दोनों, तो टी माइनस टी कॉस थीटा पहले लिख देता हूं मैं, प्लस एन साइन थीटा। आप समझ रहे हो इक्वेशन कितने बड़े बड़े इक्वेशन बन रहे हैं इसके, इज इक्वल टू m2 a2, इज इक्वल टू m2 a2। तो ये पहले के आईआईटी एडवांस में पूछा जाता था, अभी नहीं पूछते, क्योंकि बाद इतने सारे इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा भाई। 6th इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन सकता है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। M3 का मास क्यों ऐड होगा भाई श्रेय, एफबीडी किसकी बना रहे हैं, एफबीडी बना रहे हैं M2 की, तुम M3 का मास क्यों ऐड करोगे भाई, जिसके एफबीडी बना रहे उसका ही मास कर रखो ना। हाँ, अब फोर्सेस सारे सेंटर ऑफ मास से लगेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है अद्वैत, ये सारे फोर्सेस एक्चुअली एक्चुअली एक पॉइंट से ड्रॉ करने चाहिए ऑफिशियली, लेकिन अपन ने नहीं किया, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है। देखो गाइस मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। शशांक सर है, बाद में एक निहाल सर है, ये जो है ना अलग 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 एडवांस के लेक्चर्स, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्विंग वो भी आपसे करवाएंगे। मैं मेरे रेगुलर क्लास में क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग आपका लगाना होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। मैं कभी भी आपने देखा होगा मैं क्वेश्चंस नहीं बोलता, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर आपके अलग से लगेंगे, जैसे भी काइनेमेटिक्स का लगा था।
वैसे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर सेपरेटली आपके ऊपर लगते जाएंगे, अंदर अंदर बीच में भी, मेन लेक्चर में भी कभी कभी लगेंगे, कभी कभी एक्स्ट्रा लेक्चर लगेंगे। मेरे लेक्चर में आपको क्या बताऊंगा, हाउ टू टैकल अ क्वेश्चन, एक कोई भी क्वेश्चन को कंसेप्चुअली कैसे उसके अंदर डालना है, समझ में आ रहा है, जिससे क्या होता है आपका लॉजिक क्रिएट होगा। तो मैं आपको हेल्प करूंगा लॉजिक बिल्डअप करने की, कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया सबको गाइस, ये समझ में आया सबको भाई, हाँ या ना? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे देख लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, क्योंकि आप टाइम मतलब आराम से इसको लिखना, आराम से समझ के इसका लेक्चर देख के वापस आराम से लिखना इसको, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। स्ट्रिंग का एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा वाला एंगल, तो चेंज तो कभी होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया अभी। एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब इसी में फटाफट फटाफट करो। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इसी के ऊपर मतलब कोई, किसी ने ऐसा आपको वो नहीं होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कि वेज कंस्ट्रेंट कुछ छूट गया आपसे। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी गाइस। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना इजी बना दूं क्वेश्चन को, एक मिनट रुको, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाता हूँ। एक छोटा सा मुझे ना सिर्फ वेज कंस्टेंट लिख के बताओ, ठीक है, मुझे स्ट्रिंग कंस्टेंट लिख के बताओ इसमें। सिर्फ मुझे स्ट्रिंग कंस्टेंट बताना है, मुझे आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाना है आपसे। ठीक है, सिंपली राइट स्ट्रिंग कंस्टेंट। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, सिंपली राइट क्या, स्ट्रिंग कंस्टेंट। ठीक है, M1, M2, M3। अब यहाँ पे पूछा हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, एक्सेलरेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड बोला है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, लेट्स से इसका एंगल लेते हैं अपन, कुछ भी ले लो, 60 डिग्री। एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, एक काम करो गाइज, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, मतलब अलग अलग, मुझे सिर्फ बताओ कि कैसे करोगे। ठीक है, ये सपोज एक्सेलरेशन मैंने A3 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन मैंने A2 मान लिया, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे मैंने A1 और यहाँ पे मान लिया लेट्स से A4। ठीक है, अब मुझे सिर्फ आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो पहले ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिख दो चाहिए तो, राइट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू आपको पूछा हुआ है। ठीक है,
एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं कुछ मेथड डेवलप करने की कोशिश करूंगा, पहले आप खुद करो। पहले बिना दिमाग लगा के वेज कंस्टेंट लिखो, स्ट्रिंग कंस्टेंट लिखो, पहले आप ना बिना दिमाग लगा के स्ट्रिंग कंस्टेंट वेज कंस्टेंट दोनों लिख दो। लिखने को क्या जाता है भाई, लिखने को क्या जाता है, लिख दो तो ठीक है। लिखने के बाद देखेंगे अपन क्या करना है इसको, पहले लिखो उसके बाद देखते क्या करना है, ठीक है। चलो पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट वेज कंस्टेंट आप लोग लिखे, चलो यहाँ पे सब लोग देखो, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, डीसी पांडे में भी है, एचसी वर्मा अपने मॉड्यूल्स में भी है। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट लिखते हैं। इसका इस स्ट्रिंग ये जा रहा है A1 से S से, A4 से S। देखो A4 का कुछ काम नहीं है क्योंकि A4 परपेंडिकुलर, तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये जा रहे हैं A3 से S, A3 से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पुली जो इट इज नॉट फिक्स, इट इज मूविंग विथ A2, तो ये जा रही है A2 से। देखो पुली इज मूविंग विथ A2, आपको समझ में आ रहा है, ये जो पुली है वो भी तो A2 से जा रही है ऐसे, ये भी तो पुली जा रही है A2 से ऐसे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? और ये वाला भी क्या है, A2। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, A2 cos 60, A2 cos 60। तो A2 cos 60 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस साइन प्लस साइन, ये चला गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन, तो आंसर क्या है यहाँ पे, A2 cos 60 प्लस A3 माइनस A1 इक्वल टू 0। मतलब A2/2 प्लस A3 माइनस A1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि इक्वेशन? अब देखो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होता है ना, एडवांस में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, उसमें ऐसा भी कुछ कुछ आ सकता है, ठीक है। ये एचसेब्रा का क्वेश्चन थोड़ी है, एचसेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, एचसेब्रा का क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो गाइस, सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, राइट, ये वन ऑफ द इक्वेशन हो सकता है ऐसे। हाँ, अब मुझे बताओ वेज कंस्टेंट क्या आएगा, ये तो आएगा स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है। मैं पहले क्या करूंगा बिना, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कंस्टेंट एक वापस एक बार मैंने आपको जो रिवाइज करवाया कि स्ट्रिंग कंस्टेंट ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। वेज कंस्टेंट भाई डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट, ठीक है। अब सब लोग को पता ही है वेज कंस्टेंट मतलब क्या, वेज के अलोंग ए, तो A2 का ये कंपोनेंट आएगा A2 साइन 60 और A4, तो यहाँ पे क्या होगा A2 साइन 60 इक्वल टू A4, क्या आएगा वेज कंस्टेंट। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब ये एक रिलेशन दिया रहेगा, ये एक रिलेशन दिया रहेगा, दो रिलेशन दिया रहेगा, आपको दोनों को टिक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सही है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, मेरा क्वेश्चन अलग है, मैंने ये ऐसे निकाला क्योंकि आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, तो रिवीजन हो गया आपका। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, अब कोई बोल सकता है गाइस एक्सेलरेशन मुझे पूछा है, acceleration vector 1 with respect to 2 is acceleration of 1 minus acceleration of 2। acceleration of 2 को acceleration of 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो कैसे,
अरे A2 sin 60 कैसे आया भाई? M2 A2 से जा रहा है ना ऐसे। अरे वेज कंस्टेंट है भाई, वेज कंस्टेंट है तो A4 और A2 का ये कंपोनेंट भूल गए क्या? वेज कंस्टेंट। तुमको ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये वेज कंस्टेंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही तो किया था भाई। ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। तो एक बात बताओ, A1 माइनस A2 करेंगे, ठीक है? अब वेक्टर है गाइस, ध्यान में रखना वेक्टर। अभी वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखो, M1 A1 वेक्टर कौन सा है? एक्सेलरेशन ऑफ वन क्या है गाइस? एक्सेलरेशन ऑफ वन वेक्टर इज नॉट A1 ओनली। एक्सेलरेशन ऑफ वन वेक्टर मतलब क्या? ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ वेक्टोरिकली A4, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेक्टोरिकली गाइस, वेक्टोरिकली हम लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ब्लॉक वन का एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, ठीक है? A4 ऐसा है और A1 ऐसा है, बराबर कि नहीं? और A2 एक्सेलरेशन ऐसा है, तो A2 को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब A2 एग्जैक्टली कैसे आएगा? A2 एग्जैक्टली कैसे आएगा? अपोजिट आएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, मतलब आपको चाहिए तो मैं ये जो वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ये मेरा A1, ये मेरा A4, ठीक है? और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट मुझे A2 से करना है, ठीक है मुझे, क्योंकि एक्स माइनस एक्सेलेरेशन A2, तो A2 को ऐसा उल्टा करना पड़ेगा मुझे। सो माइनस एक्सेलेरेशन A2, तो इन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, राइट गाइस? अब इन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है? मैं क्या करूंगा गाइस, मैं क्या करूंगा बताओ? मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे क्वेश्चन के लिए शायद से ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, ठीक है? मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मैंने जस्ट एक रिवीजन के लिए करवाया, ठीक है? अब मैं F2 के दो कंपोनेंट्स लूंगा। यहाँ पे देखो, मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, ये एक्सिस बना देता हूँ, ये एक्सिस बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी 60 है, तो मुझे तो A2 का ये कंपोनेंट कितना हुआ? तो मेरा A2 का ये कंपोनेंट हुआ A2 cos 60, और मुझे तो A1 का ये कंपोनेंट क्या, सॉरी A2 का ये कंपोनेंट कितना हुआ? A2 sin 60। क्या बात, मुझे एक बात बताओ, A2 sin 60 एंड A4 एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, मुझे बताओ A2 sin 60 एंड A4, देखो ना, A2 sin 60 इज इक्वल टू A4, ये तो दिया है ना ऑलरेडी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये कंपोनेंट खत्म हो गया। तो मुझे बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? A1, ठीक है? ये जो A1 है, A1 माइनस क्या? A1 माइनस क्या? A2 cos 60। ये मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। और उसकी वैल्यू है कितनी गाइस? यहाँ पे आप देख सकते हो, A1 माइनस A2 cos 60 की वैल्यू कितनी है गाइस? यहाँ से देखो कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है? A3 है ना? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक्सप्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या आएगा? A3। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? ये सब कुछ, इतना सब कुछ करने की एक्चुअल जरूरत थी क्या गाइस? एक्चुअल में नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैंने इस क्वेश्चन से दो चीजें में मुझे करना है। ये मैंने ऐसी रिवीजन के लिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से सेपरेटली आ सकता है, तो इसको सेपरेटली देखो। कभी वन विथ रिस्पेक्ट टू टू आया, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मतलब फाइनली आंसर A3 आया। देखो इस क्वेश्चन से देखो ना, A1 माइनस A2 बाई टू, तो यहाँ पे देखो ना, A1 माइनस A2 बाई टू इज इक्वल टू A3, इक्वेशन नंबर 1 से देखो। और आना भी चाहिए, कैसे? मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? ये एंगल थीटा है, ये M1 था, और ये M3 था, और ये M2 था, राइट? हाँ। अब
गाइस ये जा रहा था एक्सेलरेशन A2 से, जो था ये ब्लॉक M1 ये आगे जा रहा है, तो M1 अंदर भी तो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने लिखा था A4 ऐसे, ठीक है। तो सब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस एक्सेलरेशन A4 ऐसे था और इसका एक्सेलरेशन A2 ऐसे था, A1 ऐसे था, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, और इसका एक्सेलरेशन A3 नीचे था, राइट। अभी मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या होता है, 2 इज एट रेस्ट। तो मैंने क्या किया, 2 को क्या करवाया, रेस्ट पे करवाया। अब मुझे तो मैंने 2 को सपोज रेस्ट पे करवाया, ठीक है। तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 में, ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 है विथ रिस्पेक्ट टू 2 में, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, अब ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन हो गया ना, एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 को ये इस तरफ था तो उसको माइनस करना पड़ेगा। दिस इज माय एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ना, ये तो पता ही है, बचपन में पढ़ाई है अपन ने। नाउ 2 इज एट रेस्ट, इसको मैंने रेस्ट पे करवाया, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इस डायरेक्शन में, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ऐसे। अब तुम एक बात बताओ, अब ऐसा पकड़ लो कि ये रेस्ट पे हो गया, ये रेस्ट पे हो गया, तो क्या होगा, इसमें एक ही कंडीशन होगी, ये नीचे जाएगा और ये ऐसे मूव करेगा, बराबर ना, ये नीचे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, बराबर। तो ये नीचे मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, A3 था, और ये ऐसे मूव करेगा तो ये कितने से ऐसे मूव करेगा, जो अपन ने अभी देख लिया, कितने से ऐसे मूव करेगा, तो ये A1 है और A2 cos थीटा। तो इसका पूरा जो एक्सेलरेशन है, आप देखोगे तो इसका ये A2 cos थीटा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो होगा, विच इज व्हाट, कितना, A1 माइनस A2 cos थीटा, ये एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, जो मुझे पूछा है, शुड बी इक्वल टू A3, ठीक है, शुड बी इक्वल टू A3। तो इसका डायरेक्टली आंसर में यही लिख दूं ना, तो इसका डायरेक्टली आंसर में A3 लिख देता। समझ में आ रहा है, ये सब एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एडवांस के कंसेप्ट से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ एडवांस टेस्ट में। गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि आपकी हर संडे एडवांस टेस्ट भी की जाए, मतलब अभी जो टेस्ट हो रही है वो थोड़ी सी जेई मेन एंड नीट लेवल पे होती है, राइट। उसमें एक आध दो क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं। अभी आपकी सेपरेटली एडवांस वालों के लिए जेई मेन एंड एडवांस 2 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। सो हैव टू अपेयर फॉर 2 टेस्ट हमेशा। चलेगा आपको, गणपति के बाद, अभी नहीं, गणपति के बाद। नहीं, आपकी हर महीने की मैट होती रहेगी, जो मैट जैसे अभी मैट कैसे हुई थी, पूरी की पूरी कंबाइन करके मैट हुई थी, तो वो तो हर महीने मैट अपनी होती रहेगी। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कंबाइन पेपर आएगा आपको, ठीक है, कंबाइन पेपर। तो वो मैट एंड एफएलटी होती रहेगी, लेकिन हम हर हफ्ते का भी देख रहे हैं। मैट का रैंक लिस्ट आज रात को लगेगा या कल सुबह लगेगा रैंक लिस्ट, लेकिन पहले टॉप 30 रैंक लगेंगे, ठीक है गाइस, सब जगह पहले टॉप 30 रैंक लगेंगे, टॉप 30 लगेंगे, हर ब्रांचेस के सबको मिला के होंगे वो, ठीक है। हम लोग किसी के मार्क्स नहीं बता रहे आपको, सिर्फ रैंक लगेंगे, तो नाम लिख देना आपका, और ट्राई मारना कि अगले बार आपका भी कभी ना कभी तो उसमें रैंक लिस्ट में आपका नाम आए, ठीक है। चलो, ये समझ में आया, ये समझ में आया। डाउट बाद में पूछ लेना, क्योंकि अभी डाउट के लिए टाइम नहीं रहेगा अपने पास। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट आपको समझ में आ चुका है। अब सूडो फोर्स, ठीक है, मैंने बोला था ना सूडो फोर्स का भी थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, सूडो फोर्स का। तब ये क्वेश्चन देखो अभी, पहले तो मुझे था सूडो फोर्स कब काम में आता है, मैंने आपको कब बोला था सूडो फोर्स कब काम में आता है, जब मोशन डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे ये एक 30 डिग्री ऐसे एक वेज दिया है, लिफ्ट के अंदर है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का। अब देखो क्या हुआ गाइस, अब देखो क्या हुआ गाइस, अब ये जो पूरी लिफ्ट है, ये एक्सेलरेशन लेट्स से a इज इक्वल टू लेट्स से g/2, g/2 से ऊपर जा रही है, ठीक है।
मैं वापस दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन g/2 से ऊपर जा रही है, पूरी की पूरी लिफ्ट। मुझे बताओ, ये सपोज लिफ्ट ऊपर नहीं जाती तो क्या होता? लिफ्ट ऊपर नहीं जाती तो क्या होता? मास सीधा का सीधा नीचे आता कि नहीं? सीधा का सीधा नीचे आता कि नहीं? तो क्वेश्चन कौन सा बनता गाइस? तो क्वेश्चन कौन सा बनता? ये मास सीधा का सीधा नीचे आता तो क्वेश्चन कौन सा बनता? नीट का क्वेश्चन बनता, ठीक है। लेकिन लेकिन अब ये बेसिकली ये लिफ्ट जो इसका सपोज लेंथ में लेता हूं एल, ठीक है। अब ये लिफ्ट ऊपर भी जा रहे, तो बोला है कि इस मास को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ, ये लिफ्ट ऊपर भी जा रही है, तो अब एक्चुअल में देखा जाए तो ब्लॉक नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा करेंगे, इसका एनिमेशन करेंगे तो मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो इधर किधर तो होगा। तो ब्लॉक ना सीधा ऐसे नहीं जा रहा है, कुछ अलग, मतलब मोशन देखो ना, कुछ अलग ही है ग्राउंड फ्रेम से। तो जब मोशन बहुत डिफिकल्ट होता है गाइस ग्राउंड फ्रेम से, तो कहाँ से देखते हैं हम लोग? तब हम लोग कहाँ से देखते हैं गाइस? तभी तो हम सूडो फोर्स लगाते हैं, तभी तो हम लिफ्ट से देखते हैं। चलो एक काम करते हैं, लिफ्ट में यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और ये कैमरा तुम्हारी एफबीडी बना रहा है, ठीक है। तो कैमरा क्या हो गया गाइस? ऑब्जर्वर। ये फ्रेम कौन सी होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो कैमरा हो गया मेरा ऑब्जर्वर। कैमरा का एक्सेलरेशन कहाँ पे है? कैमरा का एक्सेलरेशन है ऊपर। इसकी वैल्यू कितनी है? ए नॉट विच इज g/2, ठीक है। g/2 इसका है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको 60 डिग्री ले लेते हैं। नहीं 30 डिग्री लेते, सॉरी 30 लेते, सॉरी सॉरी। हम्म। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, जब कैमरा एफबीडी बना रहा है तो मुझे होता है कैमरा के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से क्या ब्लॉक इधर ही रहेगा? नहीं रहेगा ना। ब्लॉक कहाँ पे जाने वाला? कैमरा के हिसाब से ब्लॉक अभी देखो, कैमरा जब एफबीडी बनाएगा तो इसके हिसाब से तो ब्लॉक सीधा नीचे जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो पूरा ऊपर जा रहा है ना। तो ब्लॉक सीधा नीचे जाने वाला। तो क्वेश्चन एकदम सीधा वाला हो गया कि नहीं भाई? क्वेश्चन तो सीधा नीचे जाने वाला हो गया, एकदम सिंपल नीट का क्वेश्चन हो गया अपना। लेकिन लेकिन जब ये कैमरा एफबीडी बनाता है तो उसको एक और फोर्स ऐड करना पड़ता है। कौन सा फोर्स? ma0 है ना। तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐड करना पड़ेगा। जो फोर्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ग्रीन में, ये एक फोर्स ma0 को उल्टा करो और उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे जोड़ दो। तो ma0 ये सूडो फोर्स ग्रीन वाला मुझे ऐड करना पड़ा एक्स्ट्रा। उसकी वैल्यू कितनी है? mg/2 है। इतना मुझे बताओ, समझ में आया तुमको? दिस इज सूडो फोर्स जिसको मुझे ऐड करना पड़ा। ये सूडो फोर्स को मुझे ऐड करना पड़ा, समझे गाइस? समझ में आया? अब इस सूडो फोर्स को सपोज मुझे ऐड करना पड़ा नीचे। और कौन से फोर्सेस है यहाँ पे जो ऑलरेडी उसके पास थे, जो भगवान ने दिए थे? एक था ग्रेविटी mg, ठीक है। अलग कलर में लिख देते हैं, चलो ग्रेविटी mg था, नॉर्मल फोर्स था, ठीक है। ये तो था ही। अब क्या हुआ गाइस? अब देखो ना, ये mg और mg/ma0 इन दोनों का कौन सा कंपोनेंट के वजह से इधर जाएगा? अब आप देखोगे, हम बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं एक्सिस बना देता हूँ। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। तो mg और ma0 का एक कंपोनेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया गाइस mg sin 30, और इसका ये कंपोनेंट हो गया गाइस ma0 sin 30। अब a0 की वैल्यू g/2 है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है यार, मतलब मैंने तो g/2 दिया है। तो mg/2 sin 30, mg sin 30। तो इसका आंसर कितना है? mg sin 30 मतलब क्या? mg/2, और यहाँ पे mg/2 इंटू हाफ, मतलब mg/4। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टोटल फोर्स कितना है यहाँ पे? दोनों का कंपोनेंट लिया ना भाई, तो दोनों का कंपोनेंट लिया, जिसके वजह से नीचे जो एक्सेलरेशन आया, येलो में लिखता हूँ, नीचे एक्सेलरेशन आया a। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? ठीक है, इसका इक्वेशन आएगा mg/2 प्लस mg/4 इज इक्वल टू ma0 नहीं a एक्सेलरेशन। सो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? g/2 प्लस g/4, तो 3g/4, 3g/4। काम खत्म हो गया तुम्हारा, एक्सेलरेशन आ गया 3g/4। तुमको पता ही है भाई, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में a की वैल्यू इतनी डाल दो, ये 0 डाल दो,
ठीक है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन आ गया 3g/4t² आ गया ना टी गाइस, समझ में आया कि नहीं? तो टाइम की वैल्यू कितनी आई? 8l/3g का अंडर रूट, समझे भाई? समझ में आया? कि कैसे क्वेश्चन बनते, कैसे इजी, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे इजी बनाना होता है। सो अगेन दिस इज एग्जांपल 4 एडवांस में, ठीक है। एग्जांपल 4, न्यू बैच के एग्जाम अभी नहीं स्टार्ट होगी, टाइम लगेगा, मतलब नहीं, अगले हफ्ते स्टार्ट होगी मोस्टली, ठीक है। अरे ग्राउंड फ्रेम बहुत गंदा है इसका, छोड़ो ना, ग्राउंड फ्रेम से मत करो। एग्जांपल 4 समझ में आया तुमको? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ही करोगे, मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ही करोगे, नहीं मतलब सिर्फ बताओगे कैसे करना है, मतलब ये बाद में आप कर सकते हो। वही है, सपोज में एंगल थीटा ही है, यहाँ पे मास एम रखा है, और बोला कि ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही है, एक्सेलरेशन ए नॉट से इधर जा रही है, एक्सेलरेशन ए नॉट से इधर जा रही है। अब बोला है कि भाई कितना टाइम लगेगा, अब बोला है कितना टाइम लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, कैमरा के हिसाब से, कैमरा भाई ये मेरा एफबीडी बनाएगा, अब जैसे ही मेरा ये एफबीडी बनाएगा, मुझे बताओ इसकी एफबीडी बनाएंगे तो एक्सेलरेशन ए नॉट ही होगा, तो मुझे तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स दिस लेफ्ट, तो ये हो जाएगा मेरा सूडो फोर्स, ठीक है, पी फोर्स, सूडो फोर्स, पीएफ, ठीक है। ग्रेविटी तो है ही, तो ग्रेविटी वीविटी की तो फोर्सेस तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा भाई, ये mg हो गया, ये n हो गया, बहुत जोरदार गया तो ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है, तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे रखा हुआ है, बोला है कि ऊपर कब आएगा, जोरदार लेके गए तो एम ए नॉट फोर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि एम ए नॉट का ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा, तो ब्लॉक ऊपर उड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब मुझे बोला है कि भाई ये कितने टाइम में नीचे आएगा, तो नीचे आ रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन ए मुझे निकालना है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है भाई, क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं करेंगे, एफबीडी बना दो, काम खत्म कर दो भाई, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा, ड्रॉ करना कर देते हैं। mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा, mg साइन थीटा। एम ए नॉट का ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये भी एंगल थीटा है, तो एम ए नॉट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा। गाइस ये सारे क्वेश्चन ना घर पे जाके एक बार वापस करना है, मतलब ये होने के बाद घर पे जाके, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कोई लेक्चर खत्म होने के बाद खुद से करो। तो मेरा एक्सेलरेशन बन गया गाइस, एम कट हो गया, एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा, दिस इज माय एक्सेलरेशन, उसको डाल दो, काम हो गया खत्म। तो लेंथ मिल जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, काम खत्म तुम्हारा, ठीक है। इसमें s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर डाल देने का, इसमें a की वैल्यू क्या डालने की, ये जो आई है वो डालने की, काम खत्म। s के जगह लेंथ डाल दो। समझ में आया गाइस? कैसे देखो, कैसे एडवांस के क्वेश्चन यू हो गए, फटाफट कर दिए अपन ने। समझ में आ रहा है? मॉर्निंग क्लास अभी एक्चुअली नए बैच का, जो नया बैच है उसका क्लास मॉर्निंग में है गाइस, जो हमारा अपना नया बैच जो चल रहा है वो मॉर्निंग में। तो जब तक दोनों का टॉपिक एक सेम नहीं हो जाता, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मॉर्निंग का ऑप्शन भी रहेगा आपके पास, तब तक नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी बैचेस में ना बहुत अलग 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 अलग, अरे बहुत अलग अलग बैचेस चालू हुए ना एक टाइम में, तो सब अलग अलग लेवल पे चले गए, तो उनको हमको पूरा एक करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तुम्हारा मॉर्निंग और उनका दोपहर को करने के लिए मुझे बहुत सारे, कुछ कुछ लोग के स्कूल्स मॉर्निंग में है, कुछ लोग के स्कूल आफ्टरनून में है, तो ये सब बहुत झमेला है, तो इसलिए जो है अभी वही चलेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। चलो, ये आपको मुझे होता है इतना समझ में है कैसे करना है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे करना है समझ में है। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है,
ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन, वापस एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है वो भी आपको समझ में मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस, ठीक है। और ये क्वेश्चंस दिए हुए मतलब अलग अलग जगह पे दिए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार आ गए आपको तो आराम से जम जाएगा, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको वो लगेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है। और मैंने, अब मुझे बताओ, एक काम करो, पहले मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक को मैं ऐसी इस नीचे M3 को फिक्स करता तो M1 नीचे आता, M2 इधर आता, बराबर कि नहीं, बताओ मुझे। भाई M1 नीचे आता, M2 इधर जाता, इसको सपोज मैं नीचे वालों को फिक्स करता तो, बराबर। लेकिन अब मैंने क्या बोला, दिस M3 इज मूवेबल, M3 मूव कर सकता है। कौन मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं भाई। इसको से धक्का मारो, यहाँ से ऐसा जोर से धक्का मारो, तो आप अभी इमेजिन कर सकते हो, जब मैंने धक्का मारा तो कुछ एक एक्सेलरेशन पे ये दोनों ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, मतलब ये जो ब्लॉक है ना नीचे मूव नहीं करेगा, इधर ही मूव मतलब रहेगा, राइट। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, यस। तो मुझे बोला है कि भाई कितना मिनिमम फोर्स में लगाऊंगा, व्हाट इज दिस फोर्स, कितना मैं फोर्स लगाऊंगा सच दैट दिस M1 एंड M2 देयर इज नो रिलेटिव मोशन अगेंस्ट M3। सो इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ M1 एंड M2 एंड M3, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, M1 M2 यहाँ पे स्टक हो गए, M1 M2 यहाँ पे क्या हो गए, स्टक हो गए। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फाइंड F। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड F such that no relative motion between M1 M2 एंड M3। इसका मतलब आप बोल सकते हो, तो मुझे वो F निकालना है। कोई कोई मुझे एक बात बोल सकता है कि सपोज इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन M1 M2 M3, तो सपोज मैंने इसका एक्सेलरेशन A0 लिया, तो मुझे बताओ, पूरा सिस्टम मैंने कंसीडर किया, मैंने इस पूरे को सिस्टम कंसीडर किया, तो सारा टेंशन टेंशन सब कुछ जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। ये टेंशन मिंशन नॉर्मल विर्मल सब हट जाएंगे, इसके ऊपर का नॉर्मल फोर्स टेंशन मिंशन सब हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सिस्टम मानेगा तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक सिंपल एक ब्लॉक बन जाएगा गाइस, ठीक है। बाद में मैं आपको एफबीडी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम बन जाएगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बताऊं मुझे, ये हमारा इक्वेशन वैलिड है क्या, फोर्स F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A0। मुझे बताओ, इज दिस इक्वेशन वैलिड, ये इक्वेशन वैलिड है। दिस इज फॉर सिस्टम। सिस्टम क्यों कंसीडर किया मैंने, बताओ। मैं सिस्टम कब कंसीडर कर सकता हूँ, मैं कहीं भी कोई भी सिस्टम मतलब किसी भी चीज को सिस्टम कब कंसीडर कर, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। देखो M2 एंड M3 एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे, देन आई कैन कंसीडर एज अ सिस्टम, क्योंकि सब एक ही साथ जा रहे हैं। देखो पूरा का पूरा ब्लॉक एज अ वन होल मूव कर रहा है, ठीक है, तभी सिस्टम मत कंसीडर करता हूं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एक ही ब्लॉक है M2 M, क्योंकि एक सब एक दूसरे को चिपके हुए और घूम रहा है बस। तो अंदर के सारे फोर्सेस, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर होगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर होगा, सब नॉर्मल फोर्स कैंसल, टेंशन टेंशन कैंसल, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो इक्वेशन हो गया। हाउ टू फाइंड M A0। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे आएगा सूडो फोर्स काम में। सब लोग यहाँ पे देखो, अब सूडो फोर्स काम में आएगा। अरे पुलिस फिक्स मतलब क्या, पुलिस फिक्स टू दिस बड़ा वाला M3, एक्चुअली पुलिस मूविंग। देखो इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से डिफिकल्ट ज्यादा कि नहीं आता, इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से करने गए तो डिफिकल्ट जाएगा, तो क्यों करना है ग्राउंड फ्रेम से, मत करो, ठीक है। अब कहां से करना है मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड फ्रेम से नहीं करना है। अब हम जाएंगे और यहाँ पे एक आदमी होगा जो इसके ऊपर बैठ के एफबीडी बना रहा होगा। अब मुझे तो जैसे ही इसके ऊपर बैठ के एफबीडी बनाएगा, तो इसकी जब एफबीडी बनाएगा इन दोनों ब्लॉक्स की, तो एफबीडी में क्या क्या आएगा बताओ। एफबीडी में आएगा गाइस M1G नीचे, टेंशन T ऊपर, ये तो नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है।
यहाँ पे टेंशन। मुझे बताओ इस बंदे का एक्सेलरेशन कहाँ पे है? एक काम करते हैं, मैं इधर नहीं लगाता, इसको इधर बिठाता हूँ। ठीक है, ये सिस्टम विस्टम हटा देता हूँ, तुमको समझ में आया सिस्टम ये। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ पे बैठ के एफबीडी बना रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ए नॉट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो मुझे तो सूडो फोर्स कैसे लगेगा? देखो एक्चुअल में देखा जाए तो सारे ब्लॉक्स के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इधर लगेगा, कितना लगेगा? M2A0। इसके ऊपर भी सूडो फोर्स लगेगा, कहाँ पे लगेगा? M2A0। आपको समझ में आ रहा है? M1A0। इसका मास एक्सेलरेशन को उल्टा करो, M1A0। इसका मास एक्सेलरेशन को उल्टा करो, M2A0। इतना समझ में आ रहा है? कोई चाहिए तो खुद इसके ऊपर भी M3A0 लगेगा, लेकिन ठीक है। ठीक है, हाँ अब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो इसके ऊपर इसके अंदर जो नॉर्मल फोर्स होगा N, ये N भी लगेगा इसके अंदर। ये समझ में आया तुमको? ये समझ में आया क्या, बताओ मुझे। अब मुझे बताओ इक्वेशन वाइज क्या होगा। अब मैंने एफबीडी बनाया तो इसका इक्वेशन वाइज देखो, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं अभी कौन से फ्रेम से? नॉन इनर्शियल फ्रेम। एफबीडी ये आदमी बना रहा है। ठीक है, चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को आपको नॉर्मल फ्रेम से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से भी करके एक बार दिखाऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ में आया तुमको? पहले बताओ तो इसमें मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन आएगा। अब देर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, दिस बोथ द ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग। अरे बोथ द ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग ना, इसके अरे इसके हिसाब से कोई इसका एक्सेलरेशन है क्या? इसके हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना है? कोई अलग कलर में लिखता है, येलो में लिखते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। क्या इक्वेशन आया? T इज इक्वल टू M1G, T इज इक्वल टू M2A0। बेसिकली दोनों ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, तो जो ड्राइविंग फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वली होगा ना। तो इक्वेशन क्या आएगा गाइस? इक्वेशन क्या आएगा, मतलब आपको चाहिए तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन। T इज इक्वल टू M1G और यहाँ पे T इज इक्वल टू M2A0। ठीक है, और चाहिए तो नॉर्मल फोर्स N की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? M1A0। ये सबको समझ में आया क्या? इसके इक्वेशंस बन गए। लेकिन एक बात बताओ, ये दो इक्वेशंस को देख के आपको क्या पता चला? M1G इज इक्वल टू M2A0। दो इक्वेशन को क्या पता चला? M1G इज इक्वल टू M2A0। तो A0 की वैल्यू कितनी आई? M1/M2G। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे यहाँ पे। आपको पता है ये कुछ की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये इसमें डाल दो, आंसर आ गया तुम्हारा भाई, फोर्स आ गया तुम्हारा। तुम्हारा आंसर तो फोर्स चाहिए था, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A0 थी ना। A0 की वैल्यू क्या है? M1/M2 इंटू G। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आंसर समझ में आया क्या? तो कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व? जब लेकिन मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे सुडोफोर्स कब लगाया। देखो सुडोफोर्स कब लगाना है ना, प्रैक्टिस से आएगा। क्योंकि जेई एडवांस के क्वेश्चन है, जेई एडवांस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा। मैंने अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन दिखा दिए आपको। थोड़ा सा आपका दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो जेई एडवांस थोड़ी होगा फिर। जो आपको सिखाया वही आएगा, तो जेई एडवांस में तो सब टॉप करेंगे फिर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा, डोंट वरी। और टाइम के बाद, टाइम के साथ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ A0 की वैल्यू N/M1 भी होती है, बट नॉर्मल फोर्स, किसी ने नॉर्मल फोर्स पूछा है तो M1A0 होता। किसी ने बोला कि इन दोनों के अंदर का नॉर्मल फोर्स कितना है, तो कितना है? M1A0। A0 की वैल्यू क्या है? M1M2/G। तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स भी आ गया आपका, राइट? नॉर्मल फोर्स भी आ गया, राइट? अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन किससे किया मैंने? ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या किया? यस बिल्कुल, टाइम इज द की। जितना हाँ मूविंग फ्रेम से, मतलब आधा क्वेश्चन मैंने मूविंग फ्रेम से किया, आधा क्वेश्चन मैंने ग्राउंड फ्रेम से किया। ग्राउंड फ्रेम से भी तो किया ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जा रहा था, मैंने सिस्टम मान लिया। तो मैंने इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम एंड स्यूडोफोर्स दोनों को यूज करके किया। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
गाइस ये एडवांस प्लस लेक्चर्स ना हमने पहले कुछ साल पे नहीं किए थे, ये आपके साल से ही हमने चालू किए। अच्छा किया कि नहीं किया हमने? पहले के इसमें क्या हुआ था, पिछले साल हमारा बहुत सारे लोग का फीडबैक आया कि सर एडवांस के मतलब आप एडवांस के कंसेप्ट भी नॉर्मल लेक्चर में ही पढ़ाते जाओ, लेकिन जब हमने पढ़ाना चालू किया तो बहुत सारे लोग को वो बाउंस जाने लगा, तो फिर इसीलिए हमने क्या किया, एडवांस के लेक्चर सेपरेट कर दिए और एकदम शुरुआत से ही कर दिए, शुरुआत से। ठीक है, ऋतुजा सुन, तूने शायद गलती से किया होगा कि तूने एक्सीलेंट वगैरह लिखा है, लेकिन तूने जो रिव्यू है उसमें 1 स्टार डाल के रखा है, तो उस रिव्यू को तुझे वापस चेंज करना पड़ेगा, 1 स्टार का 5 स्टार कर। 5 स्टार नहीं भैया, समझ जाओ, ठीक है, एडिट कर लो। अब मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि 5 स्टार करो, ठीक है, वो आप आपका डालो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ इसी क्वेश्चन को गाइस, इसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से करना होता तो कैसे करते गाइस? ग्राउंड फ्रेम से करना होता तो कैसे करते इसी क्वेश्चन को? सपोज मुझे इसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से करना होता, मैं जैसे एक छोटा सा आपको झलक दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोग को ग्राउंड फ्रेम समझ में आता होगा, क्योंकि सूडो फोर्स समझना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा आपको। ये M3 है, M1 है, एकदम इधर कर दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, M2 है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसका A0 है। अब गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका एक्सेलरेशन A0 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा पकड़ लेते इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है। ठीक है, इसके अंदर टेंशन T है, और इन दोनों के अंदर नॉर्मल फोर्स N है। ठीक है, और इसके ऊपर का जो फोर्स है वो मैंने F लगाया है। ठीक है, अब ग्राउंड फ्रेम से करना है तो सारे फोर्सेस ये वो सारे एफबीडी ड्रॉ करने पड़ेंगे तुमको, कुछ ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो सारे एफबीडी ड्रॉ करते हैं पहले। कितने अननोन्स है यहाँ पे? A1 A2 A0। ठीक है, A1 A2 A0 T एन नॉर्मल फोर्स, मैं सब कुछ लिखता हूँ, इक्वेशन कितनी चाहिए अपने को? ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं A1 A2 A0 T नॉर्मल फोर्स, बराबर की नहीं गाइस? 5 इक्वेशंस। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये 5 इक्वेशन चाहिए तो एक इक्वेशन अपन लगाते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या, M1 का, पहले एफबीडी का इक्वेशन लिख देते, सारे एफबीडी का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो M1 नीचे टेंशन ऊपर, तो इक्वेशन क्या आएगा? M1 का इक्वेशन क्या आएगा? M1G माइनस T इज इक्वल टू क्या? M1A1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे टेंशन ऐसे आएगा, M2 ऐसे होगा, तो टेंशन इज इक्वल टू M2A2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा? मतलब कोई बोलेगा सर इसका नॉर्मल फोर्स देखो, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसा है। ठीक है, कोई बोल सकता है इसका इक्वेशन यहाँ पे A0 ऐसे जा रहा है, तो इसका ये कितना होगा? अरे इसका एक्सेलेरेशन भी कितना होगा कि A0 ऐसे जा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन भी A0 ऐसी है ना। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू M1A0, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। ये सबको समझ में है? M1 M2 के एफबीडी बना दिए, वो समझ में आया कि नहीं आया? M1 का ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। कोई बोलेगा तो मैं लिख देता हूँ, ये भाई M1G होता है, ये टेंशन T होता है, तो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A1, पहला इक्वेशन। टेंशन T इज इक्वल टू M2A2, दूसरा इक्वेशन। फिर इस डायरेक्शन में भी तो है ना, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्ट करे, तो नॉर्मल फोर्स N इज इक्वल टू क्या? M1A0। ठीक है, अब गाइस 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 5 इक्वेशन चाहिए। पहले इसका एफबीडी है ना, ये तो को बड़ा वाला, बड़ा वाला, इसका भी तो एफबीडी होगा। अब इसका एफबीडी हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे गाइस, तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस है? इसके ऊपर कौन सा फोर्स है? एफ इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है नॉर्मल फोर्स एन इस डायरेक्शन में डाल रहा है, तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में डाल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है A0 इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन बना इसमें? F माइनस एन इज इक्वल टू M3A0। तुमको मुझे बताओ ये समझ में आया क्या लिखा है?
F माइनस एन, हाँ अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, सबसे गलती चीज अपन ने की, एन पुली, राइट, बिल्कुल होशियार हो तुम। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पुली भी तो है, सब लोग गलती करेंगे इसमें कंफर्म। तो यहाँ पे देखो, ये पुली का टेंशन आता है ना, मैंने क्या बोला था, ये पुली का टेंशन भी तो आता है, इस डायरेक्शन में टेंशन पीछे है, तो यहाँ पे एफ माइनस एन माइनस टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। एफ माइनस एन माइनस टी इज इक्वल टू M3, इक्वेशन नंबर 4। अब तुमको पता है, एक्चुअली तुमको जादू देखनी है, देखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड करो, 2, 3, 4 को ऐड करो जरा, क्या आएगा देख। एन के जगह M1 A0 डालो, यहाँ पे M2 A2 डालो, नहीं अभी नहीं, तो रुको, और एक इक्वेशन लिखना है मुझे, उसके बाद आप लोग को जादू दिखेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, 4 इक्वेशन तो हो गए, पांचवा इक्वेशन कौन सा है, पांचवा इक्वेशन कौन सा है, पांचवा इक्वेशन कौन सा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, भाई स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, तो स्ट्रिंग में ये दो पार्ट है, एक ये पार्ट, ये और ये पार्ट। अब ये पार्ट में ये जा रहा है A2 से अंदर, ये जा रहा है A1 से नीचे, और मुझे तो पुली भी कहाँ पे जा रही है, ये पुली को भूलो मत, पुली जा रही है A0 से इधर, क्योंकि ये पूरी इसको अटैच है ना, तो ये जाएगा A0 और ये भी जाएगा A0। तो एक बात बताओ, ये A0 होगा, तो ये A0 का तो कुछ काम ही नहीं है, तो इक्वेशन क्या आएगा, इसको डालेंगे प्लस साइन, इसको डालेंगे माइनस साइन, इसको डालेंगे प्लस साइन, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, A1 प्लस A0 माइनस A2 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, ये है इक्वेशन नंबर 5। इन 5 इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे किया वही आएगा। तो मुझे बताओ कौन सा फोर्स अच्छा है, फिर सूडो फोर्स अच्छा है कि नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में सूडो फोर्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी फास्ट सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सूडो फोर्स गाइस यूज किया जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे कंडीशन थी, वो कंडीशन मैंने आपको बताई। कंडीशन मैंने क्या बोली, मेरा क्वेश्चन ही ऐसा था कि इट वोंट स्लाइड ऑन ईच अदर, इफ इट वोंट स्लाइड ऑन ईच अदर, इसका मतलब यहाँ पे गाइस, ठीक है, एक चीज यहाँ पे हम लोग को देख करनी पड़ेगी, इट वोंट स्लाइड, देन A0 एंड A2 दोनों सेम होगा, राइट, A0 एंड A2 की वैल्यू सेम होगी, वो आपको डालनी पड़ेगी फाइनली। A0 एंड A2 की वैल्यू सेम होगी, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। मतलब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को रैंडमली पूछते, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि इट वोंट स्लाइड ऑन ईच अदर, तो बेसिकली पांचों पांच क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना पड़ता। मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था मैंने, दिस वोंट स्लाइड ऑन ईच अदर, इसका मतलब क्या है, M2 का जो एक्सेलरेशन A2 है और ये A0 है, तो मेरा गिवन कंडीशन क्या था पिछले क्वेश्चन में, कि A2 एंड A0 बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो A2 एंड A0 बोथ ऑफ देम आर इक्वल, तो A2 A0 कैंसिल हो जाएगा और A1 बिकम 0, देखो ना इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ये मेरी गिवन कंडीशन थी, दिस इज माय गिवन कंडीशन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लेकिन इफ इन जनरल सपोज आपको इस क्वेश्चन को पूछा जाता, तो ये सब आपको करना पड़ता, जो बहुत ही बड़ा लंबा होता, और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका होता है गाइस, मतलब वो थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, फटाफट फटाफट आपको इधर उधर पुट करके देखना है। डीसी पांडे के लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, हाँ, और फिर जादू बंदी, ठीक है, तो डीसी पांडे के लेवल 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कुछ कुछ बड़े बड़े होते हैं गाइस, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आया गाइस, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, चलो गाइस काफी हो गया, बाय बाय, मिलते हैं फिर, आई होप, मतलब तो काफी सारा चीज, मतलब आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर थोड़ा सा, लेकिन आज अलग था ना, मतलब कुछ अलग वाला पार्ट देखा आपने, राइट। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, फ्रिक्शन में तो आपकी हालत जो खराब होगी ना, फ्रिक्शन के एडवांस सेक्शन में, फिर फ्रिक्शन का एडवांस सेक्शन इतना लॉजिकल होता है, इतना लॉजिकल है, ठीक है,
हालत खराब हो सकती है, हालत खराब हो सकती है मतलब नहीं मजा आएगा आपको। लॉजिकल मतलब क्या, मजा आता है भाई। लॉजिक मतलब मजा, कुछ कुछ लोग को मजा आएगा, कुछ कुछ लोग को लगेगा क्या चल रहा है जिंदगी में, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो, बाय गाइस। यस मितांश, बिल्कुल। फिजिक्स इंटरेस्टिंग तो है ही। चलो।